भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बांग्लादेश का एक हिस्टोरिक दौरा हुआ। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके साथ साथ एक ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 23 मार्च के मौका पर, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन का डे है, उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हों, मगर टेररिज्म का ख़ात्मा होना चाहिए और जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व होना चाहिए। इमरान खान ने कल जवाबन ख़त लिखा कि हम भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो। उनकी वही जो फिरकी होती है, वो कहते हैं कश्मीर में ही फंसी हुई है। ये एक उनका नैरेटिव है। खैर, इस पर भी बातचीत होगी। और इसके साथ साथ चीन पाकिस्तान में अपनी पहली अल्कोहलिक फैक्ट्री के लिए लाइसेंस लेने में एक तरह से कामयाब हो गया और बहुत बड़ी खबरें चल रही हैं। और वैसे जो पाकिस्तान में शराब की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उस पर बहुत सख्ती है, मगर हमसाया मुल्क, बरादर मुल्क चीन के लिए तो कोई मसला नहीं है। वो उनके लिए एक शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री तैयार होगी। लेकिन उसके साथ साथ चीन के भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि ईरान तो एक टेलीफोन कॉल पे नहीं बिदकता, मगर पाकिस्तान, वो नाम नहीं लेते, मगर पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि इशारा पाकिस्तान की तरफ है। इन सब पर बातचीत है आज के हमारे खसूसी वीकली शो में मेजर गौरव आर्या जी से, जो चाणक्य फोरम के CEO भी हैं और इसके साथ साथ डायरेक्टर भी हैं और एक जानी पहचानी शख्सियत है। मैं वेलकम करता हूं हमारे वीडियो लिंक पर हमारे भाई मेजर गौरव आर्या साहब का। सबसे पहले गौरव भाई, होली मुबारक। क्योंकि होली कोई एक दिन का तो नहीं होता, ये तो चलता रहता है हफ्ता भर ही एक तरह से। और होली की स्पिरिट तो हम कहते हैं पूरा साल ही हम पर रहती है जी। तो ये एक अच्छी खबर है कि होली मनाई जा रही है। लेकिन बाकी जो जियो पॉलिटिक्स की खबरें हैं, बातचीत हम शुरू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो बांग्लादेश का विज़िट है, वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, उस पर बहुत चर्चा हुई इंटरनेशनल प्रेस में भी, भारत के प्रेस में भी, बांग्लादेश के प्रेस में भी। आप इसकी अहमियत को कैसे देखते हैं? इसमें सब दो चीज़ें हैं ताहिर साहब, और इसको बताने से पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने अपनी शो में मुझे बुलाया। ताहिर साहब, एक तो लुक ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। और बांग्लादेश, अगर आप देखें पूरे खित्ते में जहाँ पे पाकिस्तान भी है और मुल्क भी हैं, बांग्लादेश एक सक्सेस स्टोरी है। आप कुछ भी, आप इकोनॉमिक सोशल पैरामीटर्स देखें, उसके किसी भी प्रकार के पैरामीटर्स देखें, तो बांग्लादेश ने तरक्की बहुत करी है माइक्रो फाइनेंस के उस पर, या ओवरऑल जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस है, उनकी GDP ग्रोथ है, जो उनका फॉरेन एक्सचेंज है, या जिस तरीके से उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, जो उनका पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश की, वो काफी हद तक अच्छी। सो इट्स बांग्लादेश एक तो एक सक्सेस स्टोरी है। दूसरी चीज ये है कि हमारे कल्चरल लिंकेजेस बहुत हैं सब बांग्लादेश के साथ। वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में वही भाषा बोलते हैं जो वहां पे बोलते हैं, तो एक कल्चरल लिंकेजेस है। तीसरी चीज ये है कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो कि एक जमाने में रेडिकलाइजेशन के साथ बड़ा डील कर रहा था, लड़ रहा था। तो इनफैक्ट 2016 में भी खबरें आई थी, 15, 16, 17 में खबरें आई थी, ब्लॉगर को मार दिया, हैक कर दिया, ये कर दिया। तो काफी हद तक बांग्लादेश ने ये सब चीजें मैनेज कर ली हैं। आज की तारीख में बांग्लादेश में, ठीक है, वो एलिमेंट्स हर जगह हैं, भारत में भी हैं, तो बांग्लादेश में भी। ऐसी बात नहीं है कि भारत में सब परफेक्ट है, ऐसी बात तो नहीं है। तो बांग्लादेश ने लार्जली काफी कुछ मैनेज कर दिया है एंड स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। तो ये एक इन्वेस्ट करा था मोदी जी ने बांग्लादेश की रिलेशनशिप के साथ, और उतना ही इन्वेस्ट शेख हसीना साहिबा जो हैं वहां की प्राइम मिनिस्टर, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं वो, तो उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करा। कुछ वहां पे लोग हैं एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो कभी नहीं चाहते कि भारत के साथ दोस्ती, उन्होंने फसाद भी करे थे वहां पे, और कुछ इन्होंने दंगे फसाद हुए, कुछ लोग भी मरे वहां पे। लेकिन ओवरऑल द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश लव्स इंडिया, इंडियंस लव बांग्लादेश। हमारा ट्रेड बड़ा जबरदस्त है उनके साथ, तो आई थिंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, कई हिंदुस्तानी गलती कर जाते हैं इसमें ना बोलते वक्त। आई डोंट थिंक दे मीन बैडली, या उनका कोई खराब कोई मकसद है ऐसा बोलने का ताहिर साहब, लेकिन वो ऐसे एक बोलचाल में निकल जाती है बात की, इंडिया विल ऑलवेज बी द एल्डर ब्रदर टू बांग्लादेश।
ये बोल जाते हैं काफी इंडियंस। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट, ये लैंग्वेज, ये इमोशन ही गलत है। इस रिलेशनशिप में, भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में, कोई एल्डर ब्रदर और कोई यंगर ब्रदर नहीं है। वी आर बोथ ब्रदर्स एंड वी आर बोथ इक्वल्स। यू सी, जो मुल्क साइज में या इकोनॉमी में या मिलिट्री पावर में छोटा होता है, वो ये नुआंसेस जो हैं वो बड़ी बारीकी नजर से देखता है कि भाई आप हमें कैसे एड्रेस कर रहे हैं। और आपका मतलब ना भी हो, फिर भी वहां पे बांग्लादेश में उसका यही रीड करता है, यू नो, इंडिया इज ट्राइंग टू प्ले द बिग ब्रदर, सो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सच टर्मिनोलॉजी। और मोदी जी ने भी यूज नहीं करी, और हमें करने भी नहीं चाहिए कायदे से। और यू नो, वी आर इक्वल ब्रदर्स, हम लोग बराबर के यू नो हिस्सेदार हैं प्रोग्रेस में। एंड आई थिंक इट्स अ हिस्टोरिक विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। सबसे पहला विजिट है साहब कोविड टाइम्स में, पैंडेमिक के लगने के बाद सबसे पहला विजिट बांग्लादेश को करा मोदी जी ने, विच शोज दैट हाउ मच एम्फेसिस इंडिया पुट्स ऑन इट्स रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। राइट। और ये एक ऐसा मौका भी था जब बांग्लादेश में 50वीं इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हो रही है, 50 साल। तो इसकी भी एक तारीखी हैसियत है, और ख़ास तौर पर जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत का एक बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। बांग्लादेश उसको हमेशा तस्लीम करता है। लेकिन इसके साथ साथ गौरव भाई, ये भी एक तनाज़ा रहा सीए के कॉन्टेक्स्ट में। कुछ बांग्लादेश से भी आवाज़ें उठी कि सीए में वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट ने क्रिएट की जी, मुसलमानों का नाम नहीं है तो इसमें बांग्लादेश भी इफेक्ट होता है। हालांकि सीएए तो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ को अकोमोडेट कर रहा था। तो क्या आप समझते हैं कि इस विजिट से वो जो सीए के बारे में मुगालते थे या मुबालगे थे वो दूर हुए होंगे? कुछ हद तक जरूर हुए होंगे ताहिर साहब, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो ट्विस्ट करके फिर भाग जाते हैं। तो फौज में इसको कहते हैं शूट एंड स्कूट। तो शूट एंड स्कूट मुहावरतन में इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ा आम सी बात है कि मैंने शायद पिछले वीडियो में भी आपके बताया था कि यू नो कि राफेल डील में 30,000 करोड़ रुपए चोरी हो गए। बोला 2019 का चुनाव खत्म हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद कोई डिस्कशन ही नहीं उसके बारे में। यू नो, डिमोनेटाइजेशन से पूरा देश डूब गया 2019 के बारे में। तो ये सब हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनको लगता है चोरी हुई है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप केस लड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका बोल दिया है, उसका क्लियर कर दिया सब कुछ, आप उसको परस्यू करिए। आप पब्लिक में वो नहीं करते, तो ये सब पब्लिक को भी अब पता लग गया है। जहां तक सीए एनआरसी, यही चीज, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जो है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनके लिए सीए बना। और सीए क्या करता है ताहिर साहब? इनको डिस्काउंट देता है। सीए का मतलब ये नहीं कि जो मुसलमान हैं इन तीनों मुल्कों का, वो यहाँ की सिटीजनशिप नहीं ले सकता। अदनान समी ने ली ना सिटीजनशिप, वैसे कई और लोग हैं। अदनान समी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यू नो ही इज अ मुस्लिम एंड ही इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड फिगर, एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फेस है अदनान समी, इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। कई लोग हैं जिनको मिली है, बस उनको 50% का वो दिया है, एक डिस्काउंट सा दिया है उनको कि दूसरों का 11 साल में होगा, आपका थोड़े से कम में हो जाएगा, हाफ में हो जाएगा आपका। ठीक है, डिस्काउंट देते हैं। आप इसको किसी भी, आप इसको अफर्मेटिव एक्शन समझिए, आप इसको जो समझना है, जिस रंग में रंगना है आप रंग दीजिए, बट दिस इज अ डिस्काउंट। तो सीए ये नहीं कहता कि भाई मुसलमानों को हम बिल्कुल दीवार खड़ी कर रहे हैं और आप अंदर नहीं आ सकते, ऐसी बात नहीं है। लोग आते हैं, आप करिए। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदू, मेरे कुछ रिलेशनशिप, मेरी रिश्तेदारियां हैं यूएस में, यूके में, हर जगह ना। मेरे रिलेटिव्स हैं ना, मेरे यूएस में तो है ही खैर। तो अगर वो लोग कल इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, अपना यूएस की सिटीजनशिप, वो पैदा वहीं पे हुए, पर वहां की अगर सिटीजनशिप वो लोग यू नो सरेंडर करके इंडिया की सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहते हैं, वो अभी यू नो उनके माँ बाप गए थे अमेरिका, वो तो अभी 25-30 साल के हो गए हैं। इफ दे वांट, दे विल आल्सो हैव टू टेक द लॉन्गर रूट ना। इट इज नॉट दैट कि उनको आते ही थाल में मिल जाएगी इंडियन सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है। और अगर हिंदू और सिख और बुद्धिस्ट और जैन और पारसी, ये सब लोग इंडिया नहीं आए तो कहाँ जाएंगे? ये बताइए, इनके लिए कौन सा मुल्क है जो इनको वेलकम कर रहा है? कोई तो मुल्क वेलकम नहीं कर रहा। सो दे हैव टू गो समवेयर। सो इसलिए करा था। खैर, आई होप इससे मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी दूर हो जाए, लेकिन हमें काम बहुत करना है इसके ऊपर पैसा। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो बांग्लादेश का दौरा है, वो जो बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है कि भारत की तरफ से एक वाज़े पैगाम है इस दौरे में कि आप हमारे नेचुरल एलाय हैं, हमने आपकी मदद की, हमारा आपके साथ ट्रेड भी बहुत है। तो
आप बिल्कुल ही वन साइडेड ना हो जाइएगा। ये भी एक हमें फील होता है यहाँ बैठ के कि शायद इस दौरे में ये भी एक मैसेज है। तो आपको नज़र आता है ये मैसेज, और अगर ये मैसेज था या ये ऐसी कोऑपरेशन की भारत की तरफ से बात की गई या बांग्लादेश के साथ वर्सेस चाइना, तो वो किस नौयत की हो सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है ताहिर साहब कि एक तो ये जो बात है ना, जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि बांग्लादेश को फ्रीडम इंडिया ने दिलाया, ये सच भी है पर ये पूरा सच नहीं है। इंडियंस की सैक्रिफाइसेस थी, 3,000 से ज्यादा इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने और ऑफिसर्स ने अपनी जान दी है, ये बात सच है। लेकिन हजारों लाखों की तादाद में बंगाली भी अपने मुल्क के लिए मरे हैं, राइट? तो हमने मदद जरूर करी, बट और देखिए, बट हमें कहीं ना कहीं जब हम इस चीज को बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों के सामने बोलेंगे, अगर हम लगातार इस चीज को ताहिर साहब रिपीट करते रहेंगे, देखो हमारी वजह से तुम्हारा मुल्क बना है, देखो, तो दिस ये जिसको कहते हैं ना कि अगर इसको आप एहसान कहना चाहते हो, दिस इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज, मैं गलत लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं टू ड्राइव होम अ पॉइंट। अगर आप इसको एहसान ही कहते हो तो फिर इसको रोज जताओ मत। आपने कर दिया ना, ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज दे आर अ वेरी प्राउड पीपल, बंगालीज जनरली, इवन इन इंडिया जो बंगालीज है ना, हैं तो वही लोग ना, चाहे बांग्लादेश में, दे आर वेरी प्राउड पीपल, दे डोंट लाइक टू बी टॉक डाउन। सो ये बिग ब्रदर है और हमने तुम्हें आजादी, ये सब मत बोलो। दे नो, दे अप्रिशिएट, दे सल्यूट यू, दे थैंक यू, बट आप रोज रोज इनको ये जताओ मत, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि बांग्लादेश एक सक्सेस स्टोरी है और चाइना चाहता है कंट्रोल करना, लेकिन चाइना को मार पड़ी। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूं, आज से 2 साल पहले साहब कोई इस चीज को कहने को तैयार नहीं था कि चाइना इज अ विलन। कोई इस चीज को कहने को तैयार नहीं था कि चाइना बुरा है, तो चाइना का मार्केट इतना बड़ा था, चाइना का ये वो, दुनिया भर की बातें। लेकिन आज की तारीख में जब से क्वाड बना है, जब से ये कोरोना वायरस का पूरा ये जो वबा फैली है और लोग मरे हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, और करोड़ों की तादाद में लोगों की जिसको कहते हैं कि साहब, जिसको कहते हैं दुकानें बंद हो गई, लोगों के बिजनेस ठप हो गए, विस्थापित हो गए लोग, तो कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ गुस्सा भी है। और इंडिया जब जाके बोलता है तो अब इंडिया की बात सुनी भी जाती है, क्योंकि इंडिया ने वैक्सीन दी है, वैक्सीन चाइना ने नहीं दी। और चाइना फ्री में क्या देता है सर? चाइना फ्री में कुछ भी नहीं देता। तो हाँ, ये भी एक मुद्दा था मोदी जी का, जो आप कह रहे हैं, मैं भी इसी बात को मानता हूं कि गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी इंडिया ने अगर इन्वेस्ट करा है, इंडिया का, देखिए, हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते जो चाइना करता है, ये बात तो तय है सर। अगर चाइना $10 बिलियन करता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर चाइना $10 बिलियन करता है तो हो सकता है इंडिया सिर्फ 5 करे या 3 करे, राइट? लेकिन इंडिया कभी हनुमान पोर्ट किसी मुल्क को नहीं देगा कि तुमने हमारा पैसा वापस नहीं करा, ये जमीन हमारी हुई। ये चाइना एक नहीं 10 मुल्क में कर चुका है। पाकिस्तान खुद, चाइना ने कितने एयरपोर्ट्स ये सब वगैरह और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस ने गिरवी रख रखे हैं पाकिस्तान के। हमने तो कितना पैसा दिया कितने मुल्कों को? कोई एक बता दे किसी मुल्क की 1 स्क्वायर जमीन हमने बोली हो कि नहीं अब तुम हमें दे दो। तो मुल्कों को यह भी बात समझ में आ रही है कि चाइना पैसा ज्यादा देगा, लेकिन चाइना तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार गिरवी रख लेगा। इंडिया हो सकता है पैसा कम दे, लेकिन इंडिया कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा। इंडिया कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं, कल से तुम्हारे पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमारी है, कल से ये सड़क हमारी है, कल से लाहौर से लेकर फैसलाबाद का जो मोटरवे है वो हमारा है। इंडिया कभी ऐसी बात करता ही नहीं, आज तक नहीं करी सर। अफगानिस्तान में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले, ठीक है, कभी किसी ने जताया हो, किसी ने बोला हो कि नहीं तुमने हमें मत, उनका पार्लियामेंट हमने बनाया है, ठीक है, दैट्स ओके, बना दिया, दैट्स ऑल राइट। तो इंडिया का एक किरदार है जो लोग अब समझने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे, और इसमें इंडिया का एक सॉफ्ट पावर बहुत जबरदस्त है जो चाइना कभी मैच नहीं कर सकता। चाइना कभी मैच नहीं कर सकता। यू कैन नॉट मैच इंडिया सॉफ्ट पावर। आई थिंक अमेरिका अगर नंबर 1 पे है या कोई और मुल्क अगर नंबर 1 पे, तो नंबर 2 पे इंडिया जरूर है इस मामले में। जितना बॉलीवुड का रीच है, जितना योगा का रीच है, जितना हमारे एंशिएंट कल्चर का रीच है, वो जबरदस्त है। तो वो भी एक बहुत बड़ा गेम। और ये पूरा जो बांग्लादेश का ट्रिप है, ये सॉफ्ट पावर के बेसिस पे हुआ सर। कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर, बिकॉज बांग्लादेश इज ऑल्सो बांग्लादेश में एक और थोड़ा सा आपसे 10 सेकंड और लेके बताना चाहूंगा दर साहब कि बांग्लादेश इस चीज का एक टेस्ट केस है जहां पे कल्चर को रिलीजन से इक्वल या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। बिकॉज
देयर आइडेंटिटी इज बंगाली, देयर प्राइमरी आइडेंटिटी इज बंगाली। तो ये एक बहुत जबरदस्त उनमें एक फीलिंग है, जो कि इंडिया को भी ये बात समझ में आती है, क्योंकि वी शेयर द सेम फीलिंग दैट वे, कल्चरल फीलिंग्स आर द सेम। आपने कहा कॉमनैलिटीज़ ऑफ कल्चर्स की बात है, मुझे तो वो गौरव भाई जो कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर है वो इवन चाइना में भी नज़र आती है, अगर हम बुद्धिज़्म की डीप रूटेड सिविलाइजेशन को देखें तो। इसी तरह कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर का जो मामला है भारत का, वो अफ़गानिस्तान तक और हत्ता कि ईरान तक जाता है। और ईरान में चाह बहार की जो सारे का सारा प्रोजेक्ट था वो आपके सामने है। मेरा ख्याल है अमेरिकन्स के वजह से या चाइना की वजह से वो थोड़ा सा रुका, लेकिन अब चाइना की ईरान में इन्वेस्टमेंट जो है वो $400 बिलियन का एक प्रोजेक्ट की बातचीत चल रही है। हम पाकिस्तान को भी टच करेंगे, मगर थोड़ा सा मैं ईरान को भी टच करना चाहता हूँ। तो ईरान में जो इनका $400 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, वो कैसे आपको चलता नज़र आ रहा है चाह बहार के मुकाबले में? देखिए साहब, ये सब चाइना की आदत है सर, लंबे लंबे फिगर्स फेंकने की। 400 बिलियन किसने देखे सर? $400 बिलियन कहाँ डालेंगे? कहाँ डालेंगे 400 बिलियन? क्या करेंगे उसका? आप इनके कोई भी प्रोजेक्ट चीन के होते हैं सर, ये फिगर बड़े अच्छे लगते हैं ना। किसको बुरा लगता है सर? अगर कोई इंडिया में ही बोले कि हम 400 बिलियन डाल रहे हैं इंडिया में, तो मुझे बुरा थोड़ा ना लगेगा, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। इवन कनाडा, आप कैनेडियन हैं, आप कनाडा में बैठे हैं, आपको बोलेगा 400 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, एवरीबडी विल बी हैप्पी। बट देखिए, चाइना का एक खास किरदार है और उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न सेम है सर हर जगह। एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड द इन्वेस्टमेंट पैटर्न इज द सेम। अगर ईरानियों को कोई भी गलत फहमी है कि साहब ये आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और दूध में से मलाई ईरानी खाएंगे, तो ये देखिए, चाइनीज बिजनेसमैन है, चाइना पैसा लगाता है ₹2 कमाने के लिए, ₹2 गंवाने के लिए नहीं। तो इनको क्लियर हो जाना पड़ेगा कि अगर चाइना कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है, आप एक बार ताहिर साहब देखिएगा, कोई कागज आपको नहीं मिलेगा जो ये बता देगा कि इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना लोन है। अब उसमें हमें नहीं पता ना, क्योंकि ईरान को तो मार पड़ रही है इस वक्त। ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा, कहीं पे ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा। अब राहदारी देगा पाकिस्तान, राहदारी देगा पाकिस्तान, ये घुसेंगे ईरान में, ईरान के साथ ट्रेड करेंगे पाकिस्तान के थ्रू, और ये कह रहे हैं कि हम $400 बिलियन डाल रहे हैं। डालो वहां पे। ये $400 बिलियन के एवज में उनका दिल, गुर्दा, कलेजी, बोटी सब रखवा लेंगे सर, सब रखवा लेंगे। और अगर ईरानी ये समझते हैं कि they are very smart and they can play this game against the Chinese, no, I have done business with the Chinese। ताहिर साहब, मैं आपको बताऊं, मैं कंपनी में काम करता था और उस कंपनी का मैं सीईओ था, सो हम चाइना कई बार गए। आई नो द चाइनीज वेरी वेल। उनका सिंपल सा, देयर ओनली मोटिव इज प्रॉफिट, कहां से ₹2 कमा सकते हैं, और जहां से उनको फायदा लगेगा वहां पे पैसा डाल लेंगे। क्या हुआ? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बैठ गई, क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे चाइनीज? व्हाई आर दे नॉट इन्वेस्टिंग? बड़े जोर शोर से सोने सड़कें की बन जाएंगी सर, है ना, लोग वीजे की लाइन लगाएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान विल बिकम द टॉप इकोनॉमी ऑफ एशिया। यही सब स्टोरी सुनाई थी ना, क्या हो गया उसका? यही सब स्टोरी उन्होंने सुनाई थी श्रीलंका को, कि श्रीलंका साबिक ट्रेडिंग हनुमान टोटा विल बिकम द टॉप पोर्ट इन द वर्ल्ड, एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन जाएगा, राइट? क्या हुआ उसका? वही उन्होंने अफ्रीका में करा था, क्या हुआ अफ्रीका का? वही उन्होंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में करा है, क्या हुआ वहां पे? तो जब कहीं पे कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि $400 बिलियन ईरान में डालेंगे? वो सब कहने वाली बातें। ये पाकिस्तानी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, वो ईरानी से बोलते हैं, ईरानी पाकिस्तानी से बोलते हैं, दोनों खुश। मुझे खुद बोल रहे थे $400 बिलियन के बारे में, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का मेरे पास कॉल आया कि मेजर साहब ये इन्वेस्ट हो गया। तो मैंने बोला, आपके यहाँ भी तो इन्वेस्ट हुआ था, आपका क्या हुआ, पहले ये बताइए। तो ही हैड नो आंसर टू गिव। ठीक, आपने कहा कि इन्वेस्ट तो खैर नहीं हुआ। $400 बिलियन के जो नंबर आ रहे हैं ओवर 25 ईयर्स में हैं, यानी 25 साल के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट चलते रहे तो होंगे। और उसके दौरान तो वाकई ये होगा कि बहुत सारी वो जो टेरिटोरियल क्लेम्स आ जाएंगी चाइना की, और कोई भी प्रोजेक्ट उनका सिरे नहीं चढ़ा बैनुल-अक़वामी लेवल पे, तो ये कहाँ चढ़ना है। लेकिन पाकिस्तान के ज़रिए राहदारी मांग रहे हैं। पाकिस्तान में वो जो सी पैक है वो आपके सामने है, जिसकी एक सड़क अभी तक बनी है, या वो पैसा चाइनीज़ कंपनियां खा चुकी हैं, या पाकिस्तान की जर्नल और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लोग या पॉलिटिशियन खा चुके हैं। वो पता ही नहीं है कि कहाँ है वो
बिलियन डॉलर जो था, और इसमें से अब तक कहते हैं कि शायद कोई 23 बिलियन डॉलर इसी तरह ही खुर्द-बुर्द हुआ है। लेकिन जो एक काम जी इंटरेस्टिंग हुआ पाकिस्तान में गौरव भाई, एक शराब की फैक्ट्री ज़रूर लग गई है और उसका लाइसेंस भी मिल गया। और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान इस मामले में बड़ा सख्त कट्टर कंट्री है, लेकिन चाइनीज़ के लिए वो शराब फराहम है। और ऑन द अदर हैंड दो बातें मैं जोड़ूंगा, यही 400 बिलियन डॉलर जो ईरान का है वो जो दुनिया में मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए चाइनीज़ तो इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर एक हिंट भी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि भाई जो हमारे ईरानी हैं वो टेलीफोन कॉल पे नहीं इधर उधर भिदकते, पाकिस्तान भिदक जाता है। तो आप इन दोनों बातों को अलग अलग देखें तो कैसे देखेंगे? नहीं ताहिर साहब, ये जो बात थी ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि आई थिंक चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर गए थे, कौन गया था, बड़ा सीनियर कोई लेवल पे बंदा गया था वहां पे चाइनीज, एंड ही वेंट टू ईरान, और तेहरान में कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये ईरान ऐसा मुल्क नहीं है जो एक फोन कॉल पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल दे। तो पाकिस्तानी मीडिया बड़ा दुखी हो गया कि यार ये तो हमारे लिए बोल रहे हैं चाइनीज, और क्या हमसे क्यों परेशान है ये लोग। तो ये तो है। जहां तक शराब की फैक्ट्री है, ये सब देखिए, इमरान खान कहता है रियासत मदीना, फिर वहां पे शराब की फैक्ट्री, वो सुअर भी खाएंगे, वो कुत्ते भी खाएंगे, वो सब कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो चाइनीज के लिए डिस्काउंट दे सकते हैं पाकिस्तानी, और चाइनीज के लिए देंगे भी डिस्काउंट, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को और कौन पैसा दे रहा है, खैर साहब यही पैसा देंगे, यही लोन देंगे, और उनकी इकोनॉमी इतनी डब्बा हो चुकी है बिल्कुल पाकिस्तान की, दे हैव नो अदर वे, खैर साहब कोई तरीका नहीं है उनका सर्वाइव करने का। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान इज वेरी वेरी क्लोज टू इम्प्लोजन। और जो आपने बात करी ना कि आप इनको अलग अलग कैसे देखते हैं, मुझे तो ये लगता है कि अभी क्योंकि ईरान काफी टाइम से परेशान है यूएस सैंक्शन से और ग्लोबल सैंक्शन से, बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, इसके लिए और भी इनकी हरकतें हैं जिनकी वजह से वो सैंक्शंस में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ईरान के लिए बहुत घातक, बहुत फेटल सिद्ध होगा। उसका रीजन है, ऐसे मुल्कों में छोटे मुल्क जो होते हैं ना, जैसे ईरान है, ईरान इज ज्योग्राफिकली स्मॉल, पॉपुलेशन वाइज भी उसकी ज्यादा नहीं है, ऐसे मुल्कों में हर समय यह देखा गया है कि मैं कैसे बताऊं आपको ताहिर साहब, जैसे कि आप देखिए जहां जहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो सारे के सारे छोटे मुल्क हैं। अब आप कोई बड़ा मुल्क नहीं है उसमें, सारे के सारे छोटे मुल्क हैं। पहली चीज, सारे के सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी या तो बैठी हुई है या हल्का हल्का उठ रही है, राइट। ये एक किस्म के मुल्क हैं जहां पे एक एलीट रूल करता है ना। और ऐसे मुल्क हैं ज्यादातर जहां पे इतनी मजबूत डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि टॉप लीडरशिप को करप्ट करना बड़ा आसान होता है। वहां पे ये $100 मिलियन आयतुल्ला को देंगे, ये अहमद जिनाद या उसके 2-3 बंदे होंगे, उनको $100 मिलियन देंगे। इन्होंने यही तो करा श्रीलंका में भी, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड इन पाकिस्तान आल्सो। ये चाइना का एक मॉडल है, वहां पे जाके टॉप लीडरशिप को करप्ट करो, वहां पे गजब इन्वेस्टमेंट करो कि वो जो टॉप लीडरशिप बोले देखो मैंने तुम्हारी सड़कें बनवा दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, दे विल कंटिन्यू टू बी ऑन पार, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सारे मिलेंगे चाइनीज को। अब ये $400 बिलियन है, ये कौन करेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट, ये बताइए सब। क्या ये ईरानी कंपनी करेंगी एग्जीक्यूट? अब ईरान को तो ये लग रहा है कि साहब हमसे तो इतने सालों से कोई बात ही नहीं कर रहा। 1979 के बाद उसका तो बेड़ा गर्क हो रखा है ईरान का। जब शाह ऑफ ईरान चला गया था 79 की रेवोल्यूशन के बाद, तो नीचे नीचे ढलान से आ रहा है ईरान। अब ईरान को एक उम्मीद की किरण लग रही, कोई तो आए हमारे मुल्क में, कोई तो इन्वेस्ट करे, जो अमेरिका को आंखें दिखा दे। अमेरिका को आंखें कौन दिखाता है? चीन दिखाता है। आ जाओ जी, आप डालो पैसा अपना। बट इससे क्या होगा कि जब ये कर देंगे ना, तो बाकी दुनिया इनके लिए बंद हो जाएगी। देन दे विल बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज। जैसे पाकिस्तान हो गया ना, पाकिस्तान क्या करे, उसको पता है कि गड्ढे में जा रहा है, लेकिन पैसा कौन देगा? पैसा बीजिंग देगा। तो आप दोबारा बीजिंग के पास जाओगे, आप दोबारा बीजिंग के पास जाओगे। आप लोन के ऊपर जो आपका कर्ज चढ़ा है, जो आपका लोन के ऊपर जो सूद है, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट, सूद के लिए आप फिर बीजिंग के पास जाओगे, और बीजिंग फिर सूद के ऊपर सूद लगाएगा, तो आपकी इकोनॉमी, यही होने वाला है ईरान के साथ दोबारा। तो इसका मतलब ये कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हो और ईरान हो, वो चाइना के शिकंजे में कसे जा रहे हैं, चूँकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, कोई और कंट्री उनको पैसा नहीं दे रहा। पाकिस्तान को फिर भी उम्मीद है कि शायद अमेरिकन्स IMF के ज़रिए या इवन अरब कंट्रीज़ के ज़रिए कोई ना कोई मदद दे दें। अभी भी ये होप थोड़ी सी पाकिस्तान में है। क्या आपको ये होप अभी भी नज़र आती है पाकिस्तान के लिए? सर मैं 1 मिनट अगर ईरान के बारे में वापस जाऊं जी। देखिए, ईरान के पास तेल है, इनको चाहिए तेल ऑनेस्टली। अब दे नीड ऑयल फॉर देयर इकोनॉमी।
अब सऊदी अरब से अब इनको लग रहा है कि साहब ये ऑयल वाला मामला बड़ा लंबा चौड़ा हो रहा है, डायरेक्ट लैंड रूट है यहां से, तो अब ये लोग तेल लाएंगे ये ईरान से, बिल्कुल लैंड रूट से ही तेल ले जाएंगे। अब ईरान को क्या लग रहा है, अगर ईरान को यह गलत फहमी है ₹1 की कि चाइना इनको डॉलर देगा और ये इनको तेल बेचेगा, तो सॉरी, चाइना इतना बेवकूफ नहीं है। या तो चाइना अपने करेंसी में इनको पैसा देगा, जैसे कि पाकिस्तान में बोला था कि तुम चाइनीज करेंसी पाकिस्तान में चलाओ, बात हुई थी कुछ साल पहले, या फिर चाइना बोलेगा कि ठीक है हम तुम्हारे यहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और तुम उसके एवज में हमें तेल दो। इनको जिसको भी ये गलत, देखिए सुनिए, मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूं, चाइना सिंगापुर में 400 बिलियन क्यों नहीं डाल रहा, वो इंग्लैंड में 400 बिलियन क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि उसको पता है कंट्रोल नहीं कर सकता वो, चाइनीज वांट कंट्रोल। सो ये लोग क्या करेंगे कि ईरान के पास तेल है, ईरान से उसका तेल लो, क्योंकि जो और कोई देश तो खरीद नहीं सकता ईरान से, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस है, ईरान से उसका तेल लो और तेल के एवज में बोलो कि ठीक है हम तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, ईरान की सड़क बना दी, ईरान का ये कर दिया वो कर दिया, जो भी ईरान को चाहिए पूरा काम कर दिया, लेकिन वो सड़क बनाएगा कौन, चाइनीज, लेबर कौन होगा, चाइनीज, कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, चाइनीज। तो आपको ईरान को आपने पैसे दिए, वही पैसे वापस चाइना में चले गए। ये वही पाकिस्तान का ड्रामा दे आर प्लेइंग आउट इन ईरान फॉर इरानियन ऑयल, ये था। अब आपने पूछा पाकिस्तान के बारे में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ताहिर साहब आप दोबारा वो सवाल पूछ लें। जी, मैं यही कि क्या पाकिस्तान को अभी भी होप है कि शायद अमेरिकन से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से कोई ना कोई पैसे मिल जाएंगे या फिर अरबों से ही मिल जाएंगे, तो क्या ये होप है पाकिस्तान की अभी भी? नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना ताहिर साहब। आप क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान क्या बोलेगा कि कल से हमने एक ऐसी सॉफ्टवेयर बनाई है जो दुनिया को चाहिए, तो हमारे पास $50 बिलियन अगले साल आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो ना के बराबर है, कुछ करते ही नहीं एक्सपोर्ट। वो लोग जो कपास बनाते थे, कॉटन वो ग्रो करते थे, वो कॉटन इंपोर्ट करके फिर वो कुछ, उनका तो बेड़ा ही गर्क हो रखा है ना। इवन फूड ग्रेन्स साहब, एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स हैज टुडे बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। फिर इमरान खान झूठ बोलता है पाकिस्तान में 5 मौसम है, पाकिस्तान में 12 मौसम है, 25 मौसम है। अरे पाकिस्तान में 1000 मौसम हो, नेट रिजल्ट ग्राउंड में क्या है? 0। पाकिस्तान का गंदम कहां से आ रहा है, पाकिस्तान का गेहूं कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। पाकिस्तान की हर चीज बाहर से आ रही है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल सेक्टर बैठ गया। तो भाई पाकिस्तान के पास ताहिर साहब और कोई चारा है नहीं कि बाहर से पैसा मांगे। इससे क्यों भीख मांगता है इमरान खान? क्योंकि इमरान खान गलत नहीं है, इमरान खान, इसमें इमरान की गलती नहीं है। वो क्या करेगा भाई? आपके पास है क्या? देखिए आपके पास पैसा कहां से आएगा? आप एक्सपोर्ट करेंगे, कोई आपको डॉलर देगा, यही तो बात है ना। फिर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, आप कुछ तो एक्सपोर्ट करते नहीं। जब आप कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं जिसके एवज में कोई पैसा दे, तो फिर आपको फिर पैसा ही मांगना है दूसरे से। इससे पैसा मांगोगे, उसका लोन चुकाओगे, जब उसका लोन चढ़ जाएगा तो उसका जो सूद है, इससे लोन मार के ए से मांगोगे बी का, बी से मांगोगे डी का, डी का सी, यही करते रहते हैं, पूरा गोल गोल पैसा घुमा रहे। दैट्स ऑल वी आर वेटिंग एक्चुअली फॉर द स्ट्रक्चर, और एक्चुअली वेटिंग टू सी हाउ लॉन्ग द स्ट्रक्चर कैन लास्ट इन पाकिस्तान। ये कब तक स्ट्रक्चर चलेगा पूरा? तो पाकिस्तान के पास चारा नहीं है, मगर एक चारा नज़र हमें आता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं। जो भारत के साथ प्रॉक्सी टेररिज्म का सिलसिला है वो बंद कर दें। इधर उधर जो कशकोल लेके फिरना है, वो अगर भारत के साथ ही अपने मसाइल हल पाकिस्तान कर लेता है तो शायद इनके मसाइल हल हो जाए। मैं तो ऐसा समझता हूँ। इसी सिलसिला में हमने देखा सीज़ फायर हुआ, इसी सिलसिला में हमने देखा कि कुछ फिर बातचीत चली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ख़त भी लिखा जो मेरे नज़दीक बहुत मुश्किल था, चूँकि 23 मार्च के लिए भारत की तरफ से ख़त लिखना अपने एम्पुटेशन ऑफ इंडिया को एक तरह से कहना कि चलिए कोई बात नहीं, ये एक दिल गुर्दे की बात थी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने अगरचे उसमें ये जिक्र किया कि ये टेररिज्म जो है ये खा रहा है रीजन को, इशारा दे दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जवाबन कल ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं अच्छे तल्लुकात हो, मगर कश्मीर का मसला हल होना ज़रूरी है। आप दोनों ख़तों को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इमरान खान इज़ नॉट वेरी ब्राइट एक्चुअली। मुझे नहीं लगता कि इतने कोई इंटेलिजेंट हैं खास। वो क्रिकेटर के लेवल के बहुत शानदार, मैं खुद उनका फ़ैन हुआ करता था एक ज़माने में। वो गजब की गेंदबाजी करते थे, हैंडसम तो थे ही, वो आज भी हैंडसम। लेकिन हैंडसम होने की वजह से ज़्यादा वो उनको अप्रिशिएट करते थे लोग। क्रिकेटर तो और भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी, वो हैंडसम बहुत थे। तो अभी भी उसी का खा रहे हैं साहब, वो हैंडसम का और क्रिकेटर का खा रहे हैं, और तो कुछ उन्होंने करा नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ,
अगर मैं इमरान खान की जगह होता और तो मैं सबसे पहले ये कहता कि मैं आपके खत का वेलकम करता हूं एंड वी शुड फाइट टेररिज्म टुगेदर। पाकिस्तान खुद तो कहता है ना कि हम टेररिज्म के शिकार हैं। पाकिस्तान खुद कहता है कि टेररिज्म के शिकार हैं। पाकिस्तान खुद कहता है कि हमारे 80,000 बंदे मर गए टेररिज्म से। ज़रबे अज़्ब तो पाकिस्तान ने ही लॉन्च करा था, और भी दीगर आपके ऑपरेशन थे पाकिस्तान ने लॉन्च करे। फिर पाकिस्तान इतना घबराता क्यों? जब भी कोई टेररिज्म का नाम लेता है पाकिस्तान कहता है तो हमारी तरफ उंगली। इसका मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मोदी जी ने ये तो नहीं बोला कि पाकिस्तान बंद करे टेररिज्म। मोदी ने यही तो बोला कि भाई आपको एफएटीएफ लगाए। क्यों लगाए आपको एफएटीएफ? क्योंकि आप टेरर फंडिंग कर रहे हैं। चलिए एफएटीएफ को भी 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। सारे के सारे बंदे आपके यहां बैठे हैं, ओसामा से लेकर लश्कर का जो चीफ है वो, उससे लेकर जैश का चीफ से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ से लेकर क्वेटा शूरा से लेकर आप हकानी नेटवर्क, आप कौन सा बंदा है जो पाकिस्तान में नहीं है? और पाकिस्तान खुद, अगर पाकिस्तान का ये मौजू है कि हमारे 80,000 शहरियों को मार दिया है टेररिज्म की वजह से, हमारे लोग भी सफर करें, तो इनको तो सपोर्ट करना चाहिए था मोदी जी का लेटर। उनको तो ये कहना चाहिए था कि साहब बिल्कुल ठीक बात है, वी शुड फाइट टेरर टुगेदर। दिस वुड। अब इसने क्या कर दिया कश्मीर। अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कश्मीर कैसे होगा? चिट्ठी लिख के होगा कश्मीर। कश्मीर में देखिए बाजवा साहब ने कुछ नहीं करा। बाजवा साहब ने सबको बेवकूफ बनाया, बोला कि साहब ये जो हिंदू है खा जाएगा, इंडिया अटैक कर देगा। इंडिया ने अटैक नहीं करा। बाजवा साहब ने 3 साल का एक्सटेंशन लिया, मजे मार रहे हैं बाजवा साहब, राइट। और बाजवा साहब ने ये 370-35 से हटने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है साहब, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया बाजवा साहब ने। इसके अलावा इंडिया ने भी अटैक नहीं करा। बाजवा साहब ने 370-35 का कोई जिक्र भी नहीं करा। उसके बाद इन्होंने सीज फायर भी कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अगर तुम्हें हिंदुस्तान को कश्मीर थाली में ही पकड़ाना था तो फिर ये इतनी लंबी लंबी ये गजलें गाना और मुशायरे करना और कि शाहीन है हम और परवाज ये फलाना, पता नहीं कैसी लंबी लंबी बातें करते। इनका प्रैक्टिकल ग्राउंड में कुछ है ही नहीं। एंड देन ही सेज कि कश्मीर, द मैटर ऑफ कश्मीर। देखिए ये कहते हैं कि इंडिया के साथ हमें बातचीत करनी है। इंडिया को कोई जरूरत नहीं इनके साथ बातचीत करने की। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता बाहर से यूएई से प्रेशर आया, कहां से प्रेशर आया, किसने चिट्ठी लिखी, पर इंडिया को कोई जरूरत है नहीं बात करने की इनसे। ये लोग उछलते रहते हैं कि मोदी जी का खत आ गया, मोदी जी ने ट्वीट कर दिया, नेक ख्वाहिशात भेज दी। उसी में पाकिस्तानी मीडिया सर के बल नाच रहा था 4 दिन तक कि मोदी ने ट्वीट कर दिया। देखिए इंडिया कभी नहीं करेगा। मैं आपको आज एक प्रिडिक्शन कर दूं ताहिर साहब, इंडिया विल नेवर एवर डू इट सर, इट विल नेवर एवर डू इट। इंडिया कभी नहीं करेगा ये जो पीछे हटना और ये कश्मीर इंडिया का एक 1994 का एक पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके और गिल्टन पाकिस्तान हमारा है। हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है सर। और हमारी पार्लियामेंट वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं है जिसको चलते फिरते कोई भी लात मार के चला जाता है, कोई भी डिक्टेटर आता है बोलता है पार्लियामेंट कल से नहीं होगी, बंद कर। हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो कहती है उसका वजन है। और हमारी पार्लियामेंट उतनी ही जबरदस्त है जितनी अमेरिका की पार्लियामेंट है या किसी और मुल्क की पार्लियामेंट है जो टॉप की कंट्रीज हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट के वर्ड्स की सैंक्टिटी है, जैसे सेनेट है अमेरिका में या कांग्रेस है या ऐसे दीगर जो उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं। इट इज लाइक दैट। हमारी पार्लियामेंट ने करा है, इसका मतलब कि वन डे और द अदर वी विल टेक इट बिकॉज दैट इज आवर स्टेटेड एम। ये पता नहीं कौन से कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, इनसे पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। कश्मीर ले भी लिया ताहिर साहब तो करेंगे क्या कश्मीर का लेके? मुझे तो आज तक ये कोई समझा नहीं पाया कि साहब हम कश्मीर ले लेंगे तो हम इसका ये करेंगे। इनके पास जो था वो इनसे संभाला नहीं गया, अब इनको कश्मीर भी चाहिए। तो देखिए ये जो ख़त है फिर इमरान खान का, आप समझते हैं कि इनकी फेस सेविंग के लिए है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, या फिर ये ख़त वो जो एक तरह से तल्लुकात अब दोबारा से थोड़े थोड़े बनने शुरू हुए हैं उन पर ज़्यादा डालेगा? नहीं, ये पीडीएम के लिए चिट्ठी लिखी है इमरान खान ने। ये इन्होंने नहीं लिखी नरेंद्र मोदी जी को, ये एड्रेस नरेंद्र मोदी जी को थी। ये लिखी है पीडीएम वालों को। ये नून लीग के लिए है, ये पीपल्स पार्टी के लिए है सर। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये मौलाना फजल रहमान के लिए चिट्ठी है। ये इन सब लोग कि देखो मैं अभी भी कश्मीर का झंडा ऊपर उठा रहा हूं, तुम लोग नहीं कहते, मैंने कहा है, देखो मैंने कश्मीर के बारे में। बट इमरान खान विल बी रिमेंबर्ड एज द प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान हिस्ट्री। ये दोनों नियाजियों ने डुबाया था, मैं बता रहा हूँ आपको। एक ने ढाका में और एक ने यहाँ पे डुबाया। यही है बस। यानी इनकी अपनी जो हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है कि ये सकूते कश्मीर के नाम से जाने जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ताहिर साहब, बिल्कुल सकूत कश्मीर और सकूत ढाका। ठीक है।
हम ठीक है सर, यही है। कई हफ्तों से गौरव भाई आपके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। पाकिस्तान के साथ जो थोड़े बहुत बातचीत शुरू हुई है, चलिए इन ख़तों को जो पीडीएम के लिए लिखी है वो अब छोड़िए अपनी जगह पे, लेकिन आपको आज के दिन अगर हम बातचीत को देखें तो पिछली जो हमने बातें की हैं दोनों देशों के बीच जो थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, उस कंटिन्यूशन में आगे हालात कैसे नज़र आते हैं? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि हालात अच्छे हों, सीज फायर टिका रहे तो अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। मुझे तो आई एम कॉशियसली पॉजिटिव, मुझे ये कहना चाहिए ताहिर साहब, आई एम कॉशियसली पॉजिटिव कि चलिए अच्छा हो। हम भी नेक ख्वाहिशात भेजते हैं, हम भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन इसमें एक चीज तो है ना कि अगर कुछ हो जाता है वहां से, जैसा कि बार बार हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये चीज, मैं इस चीज में कोई कीड़े नहीं डाल रहा, मैं कुछ ऐसी गलत चीज नहीं ढूंढने की कोशिश कर रहा, लेकिन ताहिर साहब ऐसा अक्सर हुआ है कि जब भी ऐसे पीस ओवरचर्स हुए हैं इंडिया की तरफ से, तो वहां से कुछ ना कुछ ऐसा वो लोग मानते ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये बेचारे इमरान खान को, क्रिकेटर आदमी है, इसको तो स्क्वायर लेग, गली, फाइन लेग, उसको ये सब पता था। इसको बेचारे को किसी पाकिस्तानी आर्मी ने सिखा दिया कि सर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जरूर बोल देना हर जगह, तो वो चीज वो रटता रहता है। फॉल्स फ्लैग उसको किसी ने बता दिया, डज नॉट नो व्हाट फॉल्स फ्लैग इज, वो बोलता रहता है। तो वो पाकिस्तान कीप्स ऑन अक्यूजिंग इंडिया, तो ये सब इनका चलता रहेगा। देखिए, मैं तो चाहता हूं बने, लेकिन पीस जब तक नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म बंद ना करे, ताहिर साहब ये बात पक्की है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, द थिंकिंग ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, this is the thinking of the Modi government, because I have spoken to some very senior people, bureaucrats also, and other people in the military. All of them stand solidly behind the ceasefire. वो कहते हैं साहब हम ceasefire को ऑनर करेंगे। इंडियन आर्मी भी कह रही है, मैंने बात करी जिन लोगों से, as a person belonging to the media, we've asked them and they said कि we solidly stand behind this ceasefire. पर मुझे पता है अगर कुछ गड़बड़ पाकिस्तान से होती है फिर दिक्कत होगी। मैं अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का एक इंटरव्यू टाइम्स नाउ में सुन रहा था। उनसे जब टाइम्स नाउ के एडिटर ने पूछा कि आप बताइए कि ताजिकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें क्या आपकी कोई साइड लाइन मीटिंग होगी पाकिस्तान के काउंटर पार्ट से, इस तरह पाकिस्तान के साथ तल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने बिल्कुल डॉज किया और एवॉइड किया। उसकी क्या वजह आपको नज़र आ सकती है? सर मुझे तो यही नहीं पता है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है कौन। आई स्वेयर आई डोंट नो। शाह महमूद कुरैशी में आपको याद दिलाता हूं। नहीं सर, नहीं ताहिर साहब, नहीं है शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर। देखिए कभी कभी ना डब्बू जी बोल देते हैं, फायरिंग कर देते हैं डब्बू जी ना, कभी कभी वो फायरिंग कर देता है। मुझे कभी कभी लगता है कि ही इज द फॉरेन मिनिस्टर। कभी वो लेडी है, क्या नाम है, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, मोहतरमा का जी, कभी वो फायरिंग कर जी याद आएगा मैं बताऊंगा कभी। वो तो आई डोंट नो हु द फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान इज। वो तो आईएसपीआर है ना बेसिकली। तो हाँ, वो आईएसपीआर तो है ही साहब, वो तो खैर माई बाप है सबका, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए ना कि इस पे अगर मोदी जी की चिट्ठी आई तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आया उस पर? बयान किसका आया सर? अब आईटी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बयान आया सर। अरे तुम्हारा क्या काम है इससे? यू लेट शाह महमूद कुरैशी डू योर जॉब। तो यहाँ पे हर एक बंदा दूसरे का काम कर रहा है। तो अच्छा है कि बातचीत अभी ना, आई थिंक जिसको कहते हैं ना हौले हौले, आराम से, टेक इट इजी, देखते हैं धीरे धीरे कैसे गाड़ी आगे चलती है। इतना ज्यादा इसमें ना वो यहाँ पे क्या लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं, दे गेट इमोशनल वेरी फास्ट। राइट आई थिंक दैट मस्ट बी अवॉइडेड सर। हम जो जियो पॉलिटिक्स पे बातचीत आज भी कर रहे हैं और करते भी रहते हैं, मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ आखिर में आपके थिंक टैंक के साथ, चाणक्य फोरम के साथ। आपका डायलॉग भी आता है, लेकिन अलग से एक वेबसाइट है chanakyaforum.com, और उसका जो मकसद है आज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो साउथ एशिया का क्या थिंक टैंक है, भारत की आंख से देखा हुआ, या क्या उसकी अहमियत है? ताहिर साहब, मैं बता दूं कि ये थिंक टैंक मैंने इसलिए शुरू करा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया में और ये चीज़ है कि जो हमारा हर समय एक फैसिनेशन है कि बाहर का, सुनजू है चाइना का तो वो बताएगा, मैकियावेली है जिसने द प्रिंस लिखी थी वो बताएगा, ये अमेरिकन जनरल्स हैं, ये ब्रिटिश जनरल्स हैं, इनको स्टडी करो। इनको तो हमें स्टडी करना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नॉलेज जहां से भी आए हमें नॉलेज लेनी चाहिए, इल्म जहां से आए, इल्म कभी बुरा नहीं होता, इल्म दुश्मन की तरफ से आए वो भी अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है भारत की, जो विष्णुगुप्त चाणक्य ने हमें सिखाया था कि स्टेट क्राफ्ट क्या होता है, इकोनॉमी कैसे रन होती है,
हम कहीं ना कहीं भारतवासी भूल गए अपना खुद का पास्ट। आज से 2500 साल से भी ज्यादा पहले चाणक्य थे, जो हमें कुछ चाणक्य नीति बताकर गए थे कि इस तरीके से देश चलता है, इस तरीके से राष्ट्र चलता है। तो मेरा आइडिया था थिंक टैंक का कि इंडिया के जो लीडिंग थिंकर्स हैं, लीडिंग जनरल्स हैं, लीडिंग डिप्लोमेट्स हैं, अब तो इसमें बाहर के कुछ फॉरेन ऑथर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिसेंटली डैनियल कार्मन जो है फॉर्मर इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने हमारे लिए आर्टिकल लिखा है, और लोगों ने हमारे लिए आर्टिकल लिखा है। वी आर गेटिंग सम फॉरेन जर्नलिस्ट टू राइट फॉर अस। सो ये सब हो रहा है, लेकिन आइडिया इसमें यही था कि रिस्पेक्ट योर पास्ट। जो आपका अतीत है, जो आपका इतिहास है, उसकी इज्जत करो। जो बाहर से इल्म आ रहा है, बाहर से ज्ञान आ रहा है आपको, वो तो आप करो बिल्कुल। सुनजू आ रहा है चाइना से, व्हाई नॉट, मोर देन वेलकम। बट ये मत करो कि यार क्योंकि बाहर से इंपोर्टेड है इसलिए अच्छा है, क्योंकि चाणक्य हमारे सामने एक जीता जाता सबूत। इसलिए मैंने नाम ही उसका चाणक्य फोरम रखा, साम दाम दंड भेद, 4 पिलर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट सर। ऐसे काम होगा। और ये मेरा आइडिया था, तो मैंने थिंक टैंक शुरू कर दिया। मेरे पास थोड़ी सी सेविंग्स थी, मैंने इकट्ठा करी, वेबसाइट बुक करी, एक हमारी टीम है छोटी सी, एंड वी रन chanakyaforum.com। बहुत बढ़िया काम किया, और वाकई ये बात दिल को लगती है कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अरिस्टोटल को कोट करते हैं, मगर भूल जाते हैं कि चाणक्य नीति जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। वो शायद पिलर है जो मॉडर्न डेमोक्रेसी की फाउंडेशन थी। इनफैक्ट उनकी जो एक मतलब किताब है जो उनके सारे के सारे रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स जो हमें बताती है। मैं ये समझता हूँ कि ये आपने बहुत बढ़िया काम किया। इससे जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले ख़ास तौर पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी जुड़ना चाहिए और आपकी वेबसाइट को बाकायदगी से देखना चाहिए, चूँकि जियो पॉलिटिक्स की जो बातें आप हमारे शो में हर वीक करते हैं और जो आपके अपने शोज़ में होती हैं वो सब की सब हमें मिल जाएंगी इस वेबसाइट पे भी, और हम स्क्रीन पे इस वेबसाइट का एड्रेस भी अपने व्यूअर्स को साथ साथ देते रहेंगे ताकि वो इस वेबसाइट को विज़िट करते रहें। आखिर में आज की बातचीत को आप कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे? मैं तो ताहिर साहब यही कहूँगा कि जो बांग्लादेश का दौरा था वो बहुत अच्छा था, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक आर्टिकल लिखा था चाणक्य फोरम में ही, जनरल सैयद अता हसनैन इंडिया के बड़े सीनियर जनरल हैं, 15 कोर कमांडर भी हैं, और मैं तो उनको अपना गुरु मानता हूँ बिकॉज मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। उनके आर्टिकल में लास्ट में एक उन्होंने चीज़ लिखी थी कि अगर नरेंद्र मोदी जी जब गए थे बांग्लादेश शेख हसीना से मिलने के लिए, ये जनरल हसनैन साहब के लास्ट जो आर्टिकल की लास्ट लाइन है, अगर उनके साथ वहां पे जनरल बाजवा भी जाते और जो 30 लाख बंगालियों को मारा था और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, अगर उसके लिए एक बार माफी मांगते या एक अपने जिसको कहते हैं ना कि एक रिग्रेट का इजहार करते वहां पे, तो पुराने घाव भर जाते और ये खित्ता फिर से फल फूल जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 71 का चैप्टर क्लोज नहीं होगा जो वहां पे जेनोसाइड हुआ था बंगालियों का, तब तक ये घाव ऐसी रिश्ता रहेगा आगे और इससे प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ताहिर साहब बहुत बढ़िया बात की जनरल अता साहब ने भी, और आपने हमें याद दिला के बहुत अच्छा किया, इसलिए कि वाकई ये कोर इशू है। अगर आइडियली ऐसा होता तो शायद एक्चुअल पीस की बुनियादें पड़ जाती, लेकिन अभी शायद वो एक्चुअल पीस हमने देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्या जी, आपके वक्त देने का। हर हफ्ते की तरह इस बार भी आपने वक्त दिया और आपसे बातचीत होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या जी की। बहुत इंपॉर्टेंट बातें जियो पॉलिटिक्स के हवाले से उन्होंने की, और इसी तरह हर हफ्ते हम उनकी बातचीत आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेजर गौरव आर्या और मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, techtvsouth.com की वेबसाइट पे जाके हमारा डोनेट का बटन आप क्लिक कीजिए। आप पेपॉल के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह आप इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट का बटन ऊपर में है, उसको आप दबा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारी तरफ से आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया देखने और सुनने का। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.